डॉक्टर साहब, पूरी सिचुएशन आपके सामने और आज के इस इजलास के बाद आपको क्या लगता है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो फ़लस्तीन के इशू को हल कर सकेगी, या ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कोई कमी हो सकेगी या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक रह जाएगा कि जोर दिया जाएगा, मजम्मतें की जाएंगी, कहा जाएगा, लेकिन हल नज़र नहीं आएगा? मौजूदा मारूज़ाती हालात और माहौलियाती हालात में इसकी उम्मीद ना होने के बराबर है। लिहाज़ा जब मैंने ये हम्म। बात की, तो मेरे सामने आज जो तकारीरें हो रही हैं जनरल असेंबली में, वो भी है। मेरे सामने यूएन का चार्टर भी है। मेरे सामने जनरल असेंबली का अपने रूल्स भी हैं। इन तमाम का अगर मैं मुशाहिदा करूं, और बहुत अच्छी तकरीर की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और तकरीर का फ़न भी जानते हैं वो। तो वो जनरल असेंबली में उन्होंने अच्छी तकरीर की थी, और ज़ाहिर है यही उनको करना चाहिए था। उसके अलावा तो ये मान लेना चाहिए हमें, ये जान लेना चाहिए कि हमारे बस में कुछ नहीं। आज के अखबार में एक्सक्यूज़ मी आज के अखबार में सदर पाकिस्तान का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम ममालिक इतने कमज़ोर हैं कि वो इज़राइल के खिलाफ बाअसर नहीं हो सकते और इज़राइल के खिलाफ इक़दाम नहीं कर सकते। तो एक चीज़ तो ज़ाहिर है, एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है सदर पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी तरफ वो तकारीरें हैं जो हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए हमारी ख़ारजा पॉलिसी के मुताबिक दे रहे हैं। अब आ जाए कि जनरल असेंबली में और भी बड़ी अच्छी तकारीरें हुई हैं। मुख्तलिफ मंदूबीन ने इज़राइल में जो ज़ुल्म बर्बरियत चल रही है, उसका बड़ी बपांगे दुहल आवाज़ उठाया है। लेकिन जनरल असेंबली रेज़ोल्यूशन पास करती नज़र आ रही है मुझे, और वो रेज़ोल्यूशन पास भी अगर हो गया, तो वो सिर्फ़ एक रिकमेंडेशन होगी, और वो रिकमेंडेशन दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल को जाएगी। और सिक्योरिटी काउंसिल, वो सिक्योरिटी हम्म। काउंसिल जो एक तरफ जो बाइडेन अपने आम हम्म। स्टेटमेंट में कहते हैं कि वो उनकी ख्वाहिश है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जंग बंदी हो जाए, और दूसरी तरफ उसी दिन वीटो किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के उस जॉइंट स्टेटमेंट में, वो जिसमें कि ये बातें की गई थी, हम्म। मजम्मत की गई थी और सीज़ फायर का जिक्र किया गया था। तो अब जब ये जनरल असेंबली से रेजोल्यूशन जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका हशर वही होगा जो आज से बहुत सारे पहले रेजोल्यूशंस और जो चंद दिन पहले रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई उसका। मैं आपको एक चीज बता दूं, और मैं ये यकीनन काबिल जी जी। सताइश है आयरिश असेंबली और आयरिश अवाम, जिन्होंने आज एक बहुत अहम बिल पास किया है। और इस बिल में आयरिश अवाम ने जी। कहा है कि इजराइल की तमाम मसनूआत का बाइकआउट किया जाए, और इजराइल जो है वो तमाम सेटलमेंट्स इलीगल हैं इजराइल की। और उन उसमें असेंबली में बिल पास किया है, और उसमें ये ख्वाहिश जाहिर की गई है कि दुनिया इसको फॉलो करना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि 1980 में भी आयरिश असेंबली ने ये बिल पास किया था, जो कि अपार्थाइड के हम्म। खिलाफ था, और उसके नतीजे में इतना वजन पड़ा साउथ अफ्रीका पर कि वहाँ वो जो जुल्म बर्बरियत थी वो बंद हो गई। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ये मान लेना चाहिए कि 57 ममालिक के वो प्लेटफॉर्म जिसे OIC कहते हैं, जिसने के न फर्स्ट लेवल की मीटिंग कॉल की, जो कि सरबराहान की मीटिंग कॉल होती है आर्टिकल चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत, ना सेकंड लेवल की मीटिंग कॉल की जो आर्टिकल 10 के तहत होती है OIC के, जिसमें के फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल का होता है। उन्होंने आर्टिकल 12 जो कि थर्ड लेवल की मीटिंग है, इसकी अहमियत थर्ड लेवल को देते हुए एक उन्होंने इजलास किया, और जिसके के जो स्टेटमेंट ज्वाइंट कम्युनिके है वो अच्छा है। और उसी ज्वाइंट कम्युनिके के नतीजे में नाइजर और अल्जीरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको के OIC का वहाँ हेड बनाया गया है न्यूयॉर्क में, उन्होंने दरखास्त की जनरल असेंबली को, और आज मीटिंग उस सिलसिले में कॉल हुई है। तो बस वो कहते हैं कि बुलबुल की आंतड़ियों में रगे गुल का फांस है, और मिसरा तो कुछ नहीं है फकत ठूस ठांस है। ये कुछ लोगों की दिल आजारी तो खत्म हो जाएगी, कुछ लोगों की आवाम की इस मामले में थोड़ी सी आंसू तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन शायद थोड़ा सा उनको कुछ अरसे के लिए मिल जाए ये कि शायद कुछ अच्छी बेहतरी होने वाली है। और कौन सी अवाम, ये जो पूरे गल्फ में अवाम है, क्योंकि गल्फ के अवाम अलहदा हैं,
गल्फ के हुक्मरान जो हैं उनका मतमाय नज़र अलहदा है। गल्फ के हुक्मरान इब्राहिम अकॉर्ड के तौर पर उसको उस एजेंडे को आगे लेके जा रही है। गल्फ के हुक्मरान 1917 में जब जब कैपिटल को मुंतकिल किया गया तल अवीव से यरूशलेम में, बिल्कुल हमारे अल-कुद्स के साथ, तो उस वक्त उन्होंने उस पे एतराज जिस अंदाज में करना चाहिए था नहीं किया, बल्कि अंदरून खाना मदद फरमा दी। और उसके बाद जो सिलसिला और जो न रुकने वाला सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बहुत अच्छी तकरीर की कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो तरजीह दें कि फौरी तौर पर ये ख़त्म हो जाए, जंगबंदी हो जाए, और पूरी दुनिया को एक नुक्ते पर खड़ा होना चाहिए, जारियत को रुकना चाहिए, फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, फ़लस्तीन ज़मीन से इजरायली कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। और कहा उन्होंने कि अब इजरायलियों बस करो, पानी भी नहीं, ग़िज़ा भी नहीं, और जुल्म की इंतहा भी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? प्रैक्टिकली देखें, जो ये ओआईसी है, इसको बहुत बड़ी ताकत हासिल है इंटरनेशनल कानून की। यूनाइटेड नेशन के चार्टर 8 के तहत नेटो भी बना है, उसी चार्टर के तहत यूरोपियन यूनियन भी बनी है, अफ्रीकन यूनियन भी बनी है, और उसी चार्टर के तहत बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ईसीओ सारे उसी चार्टर के तहत बनते हैं। और उसी चार्टर में अगर ओआईसी चाहती तो अमन फौज अपनी, एक तो उन्होंने बनाई हुई है इस्लामिक फोर्स, तो उसी को रंग दे देते अमन फोर्स की, और अक़वाम मुत्तहिदा की इंडोर्समेंट उनको मिल जाती नेटो के तर्ज पे, कोशिश तो कम से कम करते। तो वो कोशिश नहीं हुई। कुछ और नहीं तो आयरिश असेंबली ने जो बिल पास किया है कल शाम को, यानी कि आपकी आज सुबह को, तो वो आयरिश बिल जो है कम से कम उसके नतीजे में मसनूआत इजराइल की जो है उसी का बाइकाट कर देते, तो फिर उसमें वो तसलसल जो शुरू हुआ था। हाँ, ये आप एक अहम पॉइंट रेस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो ज़हनों में गर्दिश करता है वो ये कि जी जो बाइडन ने गजा पर इसराइली बमबारी, इसके बाद चौथी बार इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया है और अमेरिकी सदर ने जंगबंदी से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, लेकिन इसराइल अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा है। तो अब इसका क्या मतलब समझा जाए कि क्या अमेरिका का जो असर है इसराइल पर वो ख़त्म हो गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका ये जो इसराइल से जंगबंदी का मुतालिबा करे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करे, ड्रामा किया जा रहा है ये? जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दिखाने के लिए किया जा रहा है। जब कश्मीर में सालसी का किरदार अदा करना चाहते थे जो बाइडन, तो सालसी के किरदार अदा करते करते कश्मीर में 370 और 35A को विड्रा कर लिया गया और कश्मीरियों की हालत कर दी गई। तो अब भी जो बाइडन के बयानात आ रहे हैं वो इसी ज़मन में आ रहे हैं। इजरायली जो है वो अपना मकसद, अपने अहदाफ हासिल कर रही हैं। इजरायलियों को जो इस दफ़ा थोड़ा सा चैलेंज जो आया है वो ये आया है कि इजराइल में अपने जो उनके छोटे छोटे शहर हैं उसमें थोड़ी सी होनी शुरू हो गई है अपराइजिंग, वहाँ थोड़े से जुलूस जल से निकले हैं उस सिलसिले में। वरना इजराइल का जो उनका मंदूब था, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो आज उसने तकरीर की है, उसने जो बाइडन का बहुत शुक्रिया अदा किया है कि वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के हमारे फेवर में है, और उन्होंने सपोर्ट किया है जो बाइडन ने इजराइल के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को। और उन्होंने कहा कि इजराइल जो है, देखिए जो बात मैं पहले भी मेरा ख्याल है काफ़ी चैनल्स में कर चुका हूँ, उन्होंने आज कह दिया, इजराइल ने जनरल असेंबली में कह दिया, और उन्होंने कहा कि जो हम 4000 सालों से जो हमारा हक था कि हम एक इस्टेब्लिश करें, अपनी कनेक्शन दोबारा करें यरूशलेम से, हमने उस पर काम किया और उस कनेक्शन को कोई तोड़ नहीं सकता। और इसका मतलब क्या है कि 2017 में जब तल अवीव से सारा कैपिटल शिफ्ट हुआ, तो उन्होंने अपने तकरीर में आज भी हवाला किया कि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे कैपिटल में गड़बड़ हो, यानी यरूशलेम में, जो कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए शिफ्ट किया गया, जो कि 2334 रेजोल्यूशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल का। और उस पे बांगे दरा आज बताएं किस जिठाई के साथ वो इजराइल जनरल असेंबली में खड़ा होकर कह रहा है कि हम तो ये है कि हमारे यरूशलेम पे ये मस्जिद अक्सा में हमने तो इसलिए पुलिस की कार्रवाई की कि उधर वो हथियार लेके अंदर पहुंच गए थे, फिर पत्थर की तस्वीरें दिखलाई उन्हें, इसलिए हमने एक्शन किया। और हमास को कोई हक नहीं था कि वो रॉकेट फायर करे, और हमास इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
हम तो सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ये इजराइल कह रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को निशाना कर रहे हैं। हम ना कभी बच्चों को मारते हैं, ना कभी हम सिविलियंस को मारते हैं, आप डिटाई देखें। और वो कहते हैं कि क्योंकि वो ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिस्ट, इसलिए वो बच्चे और सिविलियन जो हैं वो शहीद, वो जाँ बाग हो जाते हैं। आप उसके नतीजे में देखें कि आपने खुद बताया, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 58,000 लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तकरीबन इस वक्त 42 स्कूलों को मिसमार कर दिया गया है। इस वक्त 7 हॉस्पिटल्स को जो है मिसमार कर दिया गया है। इसी तरीके से वहाँ एक 5 मिनट में 100 बम बरसाए जा रहे हैं। और इजराइल जनरल असेंबली में खड़ा होके हमास के लिए वो बता रहा है कि जी वो तो बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने सिलसिला ये शुरू किया है। यानी हमास को कोई राइट ऑफ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस नहीं है। और जो बाइडन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इजराइल के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को एक्सेप्ट किया है। और जो उन्होंने आखिरी बात की इजराइल ने, अभी जो तकरीर सुन रहे थे चंद मिनट पहले, उसमें आखिरी बात जो की उसने, और उसने ये बताया कि तो इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन पोस्टपोन किया। अच्छा, इलेक्शन को पोस्टपोन, जो 22 मई को फलस्तीन में इलेक्शन होना था, उसको पोस्टपोन करवाने के पीछे भी इजराइल है। तो उनका कि ये इलेक्शन क्योंकि पोस्टपोन करवाया इसने, महमूद अब्बास ने, इसलिए इसने शुरू कर दिया है हमास ने, ताकि इलेक्शन अगर हो तो वो जीत जाए। अगर इलेक्शन हो और लोग अवाम उसको वोट देते हैं, वो जीत जाता है, तो फिक्र इजराइल को ये है कि जेरूसलम में हमास की अगर हुकूमत होगी तो फिर उनके लिए वहाँ अपने कैपिटल को आसानी से बरकरार रखना अच्छा डॉक्टर शायद, साहब, और ये जी ठीक है, ठीक है। लास्ट में जानना चाहूँगी, जो ओआईसी के किरदार के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि फ़ाल किरदार अदा करने में ओआईसी नाकाम क्यों है? आपके मुताबिक क्यों नाकाम है? नाकाम इसलिए है कि जब मसले से ज़्यादा मसलियत हो जाए तो उसके बाद फिर यही सूरत हाल होती है। इस वक्त आपको देखना ये है, अगर आप जितने भी वहाँ के फैक्टर्स, ज़मीनी हालात को देखें, तो हुक्मरानों के ख़यालात और फ़वाइद अलहदा हैं, अवाम के जज्बात अलहदा हैं। अवाम जो है, आप देखें कतर में 3 दिन पहले जो जैसे अचानक वहाँ लोग सड़कों पे निकल आए, और कतर ने जो कि हमास के फेवर को, यानी हमास को सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया था, उसे फौरन हमास के सपोर्ट में बयान देना पड़ गया। तो जो एक आखिरी उम्मीद की किरण रह गई है, वो हुक्मरानों से और बादशाहों से नहीं है। अब आखिरी उम्मीद की किरण है बॉटम्स अप प्रेशर। बॉटम्स अप प्रेशर का मतलब है अवाम की वहाँ अपने हुक्मरानों के खिलाफ उठना। क्योंकि मैं सऊदी अरब में भी मैं तैनात रहा हूँ, यूएई में भी, यमन में भी, मुख्तलिफ मुकामात पर, तो वहाँ उनको कुचलने के लिए अवाम की इस ख्वाहिशात और इस राय को और इन जज्बात को पूरा बंदोबस्त रखा गया है। लेकिन तारीख बताती है कि जब भी सरबराहों ने अवाम को कुचलने की कोशिश की, अवाम आखिरकार उसमें जो है सुरखरू होके निकले हैं। तो वही एक रह गई है। लेकिन आपका जहाँ तक सवाल कि ओआईसी क्या कर सकती थी, ओआईसी चाहती तो जनरल असेंबली में आज तकरीर में कहती कि हम जी अमन फोर्स डिप्लॉय करना चाहते हैं, और अमर फोर्स को हमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर चैप्टर 7 आर्टिकल 42 के तहत हमें इजाज़त दी जाए कि हम लाइक नेटो, लाइक अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको करना चाहते हैं। और ये अमन फोर्स है, न सिर्फ ओआईसी, अगर कोई और मुल्क भी शामिल होना चाहे तो हो जाए, तो फिर तो ये एक अमली बात थी। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है फिदा साहबा, मुझे ये नज़र आ रहा है कि 2017 के बाद जिस तेज़ी से जो हालात और निशानात आगे बढ़ रहे हैं, वो हालात और निशानात वन स्टेट थ्योरी की तरफ जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टू स्टेट थ्योरी, जो ओस्लो और कैंप डेविड के में डिसाइड किया गया था। और जब ट्रंप ने ये कह दिया कि भाई वन स्टेट थ्योरी भी एक बहुत अच्छा सलूशन है, और इस पर मेरी ज़ाती मालूमात ये है कि बहुत काम किया गया, और इस वन स्टेट थ्योरी के बाद से जो कमर टूटी है फ़लस्तीनियों की, जो आस और उम्मीद उनकी टूटी है, उसके बाद आप देखें कि मज़ीद एक्सपेंशन होता जा रहा है। आज की तकरीर में इजरायली मंदूबीन ने भी यही कहा कि हम तो जी, ये तो एक कानूनी मसला है कि शेख जराह में जो वो घर खाली कराए जा रहे हैं, वो तो शेख जराह का वो कानूनी मामला है, इनको बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये शेख जराह से खाली कराया गया, या 2017 के बाद जो इन्होंने जो मकानात को डिमॉलिश करके कब्जा किया इजराइल ने, वो सारा ट्रंप के उस इनिशिएटिव के बाद था, जिसके बाद इनकी और ज़्यादा हिम्मत बढ़ी, और जिसके बाद एक अरब ममालिक की तरफ से
इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से उनकी सपोर्ट में कमी आ गई। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।